2025 में एक कंपनी रोज 12 करोड़ रुपए का लॉस खा रही थी। सिर्फ एक दिन नहीं, हर दिन। और वो कंपनी कौन थी? वही कंपनी जिसने 100 साल तक पूरी दुनिया को एक झूठ बेचा था, जिसने हॉलीवुड का यूज किया, जिसने एक स्लोगन से करोड़ों लोगों का कल्चर बदल दिया, और अब वो डूब रही है। क्या आपके घर में कोई डायमंड है? कल सीधा किसी ज्वेलर के पास जाओ, बोलो भाई ये डायमंड ले लो, मैं बेचना चाहता हूँ। और फिर देखो वो आपको कितना देता है। जो आपने लाखों में खरीदा था उसका 20% भी नहीं मिलेगा। तो फिर ये डायमंड इतना एक्सपेंसिव क्यों है? क्योंकि वो रेयर है ना? क्योंकि नेचर ने इसे बहुत मुश्किल से बनाया? गलत। रूबी 300 गुना रेयर है, टैंजनाइट 1000 गुना। एक और स्टोन है रेड बेरिल, जो 1,50,000 गुना रेयर है डायमंड से। लेकिन एंगेजमेंट रिंग में डायमंड ही क्यों होती है? क्योंकि किसी ने ऐसा डिसाइड किया। और आज हम जानेंगे वो कौन था, उसने कैसे किया, और हॉलीवुड को उसने कैसे यूज किया अपना झूठ पूरी दुनिया के दिमाग में इंस्टॉल करने के लिए। ये स्टोरी इतनी बड़ी है कि मैं प्रॉमिस करता हूं वीडियो के आखिर तक आप कभी भी डायमंड को सेम नजर से नहीं देखेंगे। चलते हैं। पहले एक सिंपल चीज समझते हैं। डायमंड बनता कैसे है? कार्बन, वही कार्बन जो आपकी पेंसिल में होती है। जब वो अर्थ के अंदर 150 किलोमीटर नीचे एक्सट्रीम प्रेशर में क्रिस्टलाइज होती है तो डायमंड बनता है। और ये प्रोसेस सिर्फ एक जगह नहीं होती। ये अफ्रीका में होती है, रशिया में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, एंटार्क्टिका को छोड़ के हर कॉन्टिनेंट पर। सिर्फ 2017 में एक साल में 152 मिलियन कैरेट्स डायमंड निकाला गया दुनिया से। 2005 तक जो टोटल डायमंड्स माइन हुए वो 4.5 अरब कैरेट्स थे। 4.5 अरब! ये इतना ज्यादा है कि अगर सारी दुनिया के लोग एक एक डायमंड ले लें तब भी स्टॉक बचेगा। ये रेयर नहीं है यार। तो फिर ये रेयर लगता क्यों है? क्योंकि एक कंपनी ने डिसाइड किया कि ये रेयर लगेगा। 1866 से पहले डायमंड सच में रेयर थे। सिर्फ इंडिया और ब्राजील के कुछ रिवर्स में मिलते थे, सिर्फ रॉयल्टी के पास होते थे। फिर साउथ अफ्रीका में इतने बड़े माइंस मिले कि मार्केट में फ्लड आ गया। 50,000 लोग एक साथ आ गए वहां। डायमंड्स की बारिश हो रही थी और फाइनेंसर्स पैनिक में आ गए, क्योंकि अगर पब्लिक को पता चल जाता कि डायमंड इतना कॉमन है, प्राइस कल 0 हो जाता। उन्हें एक ऐसा बंदा चाहिए था जो ये सब रोक सके, जो पूरी सप्लाई अपने हाथ में ले सके, जो दुनिया को बिलीव कराए कि डायमंड रेयर है जब वो था ही नहीं। वो बंदा मिला सेसिल रोड्स के रूप में। और यहां से शुरू होती है वो कहानी जो आज तक पूरी नहीं बताई गई। सेसिल रोड्स सुनने में नॉर्मल इंग्लिश बिजनेसमैन लगता है, लेकिन ये कोई नॉर्मल आदमी नहीं था। रॉथचाइल्ड बैंकिंग फैमिली के पैसों से, लंदन के सबसे पावरफुल बैंक से, इसने साउथ अफ्रीका के डायमंड माइंस एक एक करके खरीदने शुरू किए। जो आया सामने उसे खरीद लिया, जो नहीं माना उसे बर्बाद कर दिया, तब तक जब तक कोई बाकी नहीं रहा जो चैलेंज कर सके। 1888 में उसने बनाया डे बियर्स कंसोलिडेटेड माइंस, और इस एक कंपनी ने एक वक्त पर पूरी दुनिया की 90% डायमंड्स कंट्रोल किए। एक कंपनी। अब सोचना, ये कंट्रोल कैसे काम करता था? डी बियर साल में सिर्फ 10 बार दुनिया के 125 सिलेक्टेड डायमंड डीलर्स को लंदन बुलाता था। इन्हें साइट होल्डर्स कहते थे। हर डीलर को एक बंद बॉक्स मिलता था, अंदर रफ डायमंड्स। बॉक्स नहीं खोल सकते, कंटेंट्स चेंज नहीं कर सकते, प्राइस नेगोशिएट नहीं कर सकते। लिटरली लो जो मिला वरना जाओ। और अगर आपने मना किया, परमानेंटली लिस्ट से आउट, मतलब कभी भी ग्लोबल सप्लाई चेन में वापस नहीं आ सकते। ये ऑर्डर था, ऑफर नहीं। अब एक और सवाल, और ये सुन के शायद आपको थोड़ा गुस्सा आएगा। सोवियत यूनियन ने 1958 में साइबेरिया में मैसिव डायमंड डिपॉजिट्स डिस्कवर किए। इतने बड़े कि पूरा मार्केट क्रैश हो सकता था, इतने बड़े कि डी बियर्स खुद खत्म हो सकता था। क्या हुआ? यूएसएसआर ने अपना 95% प्रोडक्शन डी बियर्स को ही बेच दिया। एक कम्युनिस्ट सुपर पावर जिसका पूरा आइडियोलॉजी कैपिटलिज्म के खिलाफ था, वो भी इस एक ब्रिटिश कंपनी के सामने झुक गई, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया उनका भी मार्केट क्रैश हो जाता। डी बियर्स इतनी बड़ी फोर्स थी। अब वो हिस्सा जो कोई नहीं बताता, और ये सबसे जरूरी है, रोड्स सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं था, वो केप कॉलोनी का प्राइम मिनिस्टर भी बना। और उसने अपनी पॉलिटिकल पावर से एक काम किया जो डायरेक्टली अपार्थाइड की नींव बनी।
उसे माइंस के लिए सस्ता लेबर चाहिए था, तो उसने कुछ लॉज बनाए। हट टैक्स, हर अफ्रीकन घर पर टैक्स। लेकिन ये टैक्स सिर्फ यूरोपियन करेंसी में पे होता था, और वो करेंसी सिर्फ माइंस में काम करके मिलती थी। यानी लोगों के पास कोई चॉइस ही नहीं था, या तो माइंस में काम करो या जेल जाओ। 1892 में वोटिंग राइट्स के लिए प्रॉपर्टी रिक्वायरमेंट 3 गुनी कर दी, ताकि ब्लैक वोटर्स अपने पॉलिटिशियन खुद ना चुन सकें। 1894 में ग्लेन ग्रे एक्ट, ब्लैक अफ्रीकन्स कितनी जमीन रख सकते हैं उसकी लिमिट लगा दी। 1913 में नेटिव्स लैंड एक्ट, पूरी ब्लैक पॉपुलेशन को सिर्फ 10% लैंड पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया। ये सब लॉज डी बियर्स के डायमंड प्रॉफिट्स के लिए लिखे गए थे। अपार्थाइड की नींव सेसिल रोड्स ने रखी, एक डायमंड कंपनी के लिए। जब भी कोई डायमंड खरीदे, ये याद रहे, उस चमक के पीछे एक बहुत अंधा इतिहास छुपा है। 1930s, ग्रेट डिप्रेशन, पूरी दुनिया की इकोनॉमी क्रैश हो गई। डायमंड की डिमांड ऑलमोस्ट जीरो हो गई थी। डी बियर्स एक नई प्रॉब्लम में था। सप्लाई तो कंट्रोल थी, लेकिन अगर लोग खरीदेंगे ही नहीं तो भी क्या फायदा। तो 1938 में उन्होंने NW एयर्स एंड सन को हायर किया, अमेरिका की सबसे पुरानी एडवर्टाइजिंग एजेंसी। और इन्हें क्या काम दिया गया? ये नहीं कहा गया कि हमारा डायमंड बेचो, इन्हें कहा गया कि लोगों के दिमाग में ये बिठा दो कि डायमंड और लव एक ही चीज है। ये बिठा दो कि बिना डायमंड के प्यार अधूरा है। ये एडवर्टाइजिंग नहीं थी, ये साइकोलॉजिकल ऑपरेशन था। 1939 में डी बियर्स की यूएस सेल्स थी $23 मिलियन। 1979 में $2.1 बिलियन। 40 सालों में 9000% ग्रोथ, सिर्फ एक कैंपेन से। कैसे किया? सुनो, 3 मूव्स और तीनों शॉकिंग हैं। पहला मूव, हॉलीवुड को डायरेक्टली खरीद लिया। डी बियर्स ने फिल्म डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को फ्री डायमंड रिंग्स दिए, और रिटर्न में उनकी फिल्म्स में डायमंड के सीन्स आए। एक बॉयफ्रेंड प्रपोज करता था डायमंड से, ऑडियंस सोचती थी ओह कितना रोमांटिक। किसी को नहीं पता था वो एक पेड प्लेसमेंट देख रहा है। दूसरा मूव, एक फिल्म का टाइटल ही बदलवा दिया। 1940 में पैरामाउंट पिक्चर्स की एक फिल्म आ रही थी, नाम था डायमंड्स आर डेंजरस। NW एयर ने लॉबी की, पैरामाउंट ने नाम बदल दिया एडवेंचर्स इन डायमंड्स। डायमंड का नेगेटिव इमेज ऑफिशियली इरेज्ड। तीसरा मूव, एक ट्रेडिशन इन्वेंट कर ली जो कभी थी ही नहीं। ये जो 1 मंथ सैलरी पे एंगेजमेंट रिंग खरीदनी चाहिए वाला रूल है, ये कोई पुरानी ट्रेडिशन नहीं थी, ये एक एड था। डी बियर्स ने लोगों को बताया कि अपने प्रोडक्ट पे कितना खर्चना चाहिए, और लोगों ने मान लिया। फिर 1980s में रूल अपडेट हुआ, 2 मंथ सैलरी, और लोगों ने फिर मान लिया। और फिर 1947 में वो 4 वर्ड्स आए जो सब कुछ हमेशा के लिए बदल देंगे। NW एयर की एक कॉपीराइटर फ्रांसिस गैरिटी थकी हुई थी, लेट रात था, डेडलाइन था, एक स्लोगन लिखना था। उसने लिटरली गॉड से प्रे किया और फिर कुछ स्क्रिबल किया, अ डायमंड इज फॉरएवर। एडवर्टाइजिंग एज ने इसे 20th सेंचुरी का नंबर 1 स्लोगन डिक्लेयर किया। आज भी 90% अमेरिकन ये 4 वर्ड्स जानते हैं, लेकिन इस स्लोगन का एक हिडन मीनिंग था जो डी बियर्स ने डिलिबरेटली डाला। डायमंड कभी बेचना मत, अगर बेचे तो अपना प्यार बेच रहे हो। इससे सेकंड हैंड डायमंड मार्केट एग्जिस्ट ही नहीं होती, और डी बियर्स हमेशा नए डायमंड्स बेचता रहता। और एक आखिरी चीज, फ्रांसिस गैरिटी, जिसने दुनिया को कन्विंस किया कि डायमंड इटर्नल लव का प्रूफ है, वो खुद पूरी जिंदगी कभी शादी नहीं की, उसने खुद कभी रिंग नहीं पहनी। और फिर 1953 में एक ऐसी चीज हुई जो डायमंड इंडस्ट्री को हमेशा के लिए सील कर गई। जेंटलमैन प्रेफर ब्लॉन्ड्स। मैरिलिन मनरो, दुनिया की सबसे फेमस वुमन उस वक्त, उसने गाया, डायमंड्स आर अ गर्ल्स बेस्ट फ्रेंड। These rocks don't lose their shape. Diamonds are a girl's best friend. पूरी दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया ने बिलीव किया। डायमंड और फीमेल पावर एक ही चीज बन गई लोगों के दिमाग में। अब ट्विस्ट सुनो, और ये जेन्युइनली मस्त है। मैरिलिन मनरो के पास खुद कोई रियल डायमंड नहीं था। फिल्म के लिए उसे एक 24 कैरेट येलो डायमंड लोन पे दिया गया था। सेट पे जो डायमंड्स दिखाए गए वो राइनस्टोन्स थे, फेक स्टोन्स। पूरा परफॉर्मेंस स्टेज्ड था। बोरोड डायमंड्स, मैन्युफैक्चर्ड ग्लैमर, रियल मैनिपुलेशन। और 1971 में जेम्स बॉन्ड फिल्म का टाइटल भी
डायमंड्स आर फॉरएवर। डी बियर्स का मैसेज पूरी दुनिया तक बिना एक भी एड फी दिए। अब वो हिस्सा जो आपको फाइनेंशियली सबसे ज्यादा मैटर करता है, क्या डायमंड एक इन्वेस्टमेंट है? डी बियर्स का सबसे स्मार्ट साइकोलॉजिकल मूव यही था, लोगों को ये बिलीव कराना कि डायमंड एक इन्वेस्टमेंट है, वैल्यू ग्रो करती है हमेशा। लेकिन सच्चाई ये है कि जब आप एक डायमंड रिटेल से खरीदते हैं, आप पहले से ही 100% से 300% मार्कअप पे कर रहे हैं। माइनिंग कॉस्ट, मार्केटिंग कॉस्ट, ब्रांड प्रीमियम, स्टोर रेंट सब आप भरते हैं, और जिस दिन आप उसे लेके बाहर निकलते हैं, उस दिन से उसकी वैल्यू गिरना शुरू हो जाती है। अगर आप अपना डायमंड बेचने जाएं, आपको ओरिजिनल प्राइस का 20% मिलेगा, कभी कभी 30, बहुत ही लकी रहो तो 50। गोल्ड के साथ ऐसा नहीं होता। गोल्ड का 95% से 98% आपको वापस मिलता है, डायमंड के साथ 20। एक रियल एग्जांपल, अगर 1951 में आपने $200 का डायमंड खरीदा, आज उस डायमंड की अप्रीज्ड वैल्यू होगी अराउंड $700। लेकिन अगर आप उसे बेचने जाएं, $200 भी नहीं मिलेंगे। इन्फ्लेशन कंसिडर करो, कंप्लीट रियल लॉस। डायमंड ने वैल्यू ग्रो नहीं की, सिर्फ डी बियर्स का प्राइस लिस्ट बढ़ा। तो ये इन्वेस्टमेंट वाली बात कहां से आई? उसी स्लोगन से, अ डायमंड इज फॉरएवर। कभी मत बेचो, यही तो डीबीएस चाहता था। अगर आप अपना डायमंड ना बेचो, सेकेंड हैंड मार्केट एग्जिस्ट नहीं करता, और अगर सेकेंड हैंड मार्केट नहीं है तो डीबीएस हमेशा नए बेचे। वो स्लोगन सिर्फ एक टैगलाइन नहीं था, वो एक इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी थी आपके खिलाफ। और अब एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं क्विकली, लेकिन ये जरूरी है। 1990s में दुनिया को पता चला कि कुछ डायमंड्स सिएरा लियोन, एंगोला, कॉन्गो से रेबल ग्रुप्स ने बेच के सिविल वॉर्स फंड किए। बच्चे माइंस में काम करते थे, लोगों के हाथ काटे जाते थे। इन्हें ब्लड डायमंड्स कहा गया। 2003 में यूनाइटेड नेशंस ने एक सर्टिफिकेशन बनाया, किम्बरली प्रोसेस। आइडिया था कि कॉन्फ्लिक्ट फ्री डायमंड्स सर्टिफाइड होंगे। इंडस्ट्री ने कहा अब सब ठीक है। लेकिन 2008 में जिम्बाब्वे के मरांगे डायमंड फील्ड्स में मिलिट्री ने हेलीकॉप्टर से 200 से ज्यादा माइनर्स को मार दिया, और किम्बरली प्रोसेस ने फिर भी उन डायमंड्स को कॉन्फ्लिक्ट फ्री सर्टिफाई किया। ग्लोबल विटनेस, जो खुद किम्बरली प्रोसेस का फाउंडिंग मेंबर था, ने प्रोटेस्ट में रिजाइन कर लिया 2011 में, क्योंकि वो सर्टिफिकेशन एक फसाड था। आपका सर्टिफाइड डायमंड 100% गारंटी आज की डेट में पॉसिबल ही नहीं है। अब आते हैं 2024-25 पे, और यहां चीजें सच में इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। लैब ग्रोन डायमंड्स, इनके बारे में सुना है? ये फेक्स नहीं है, ये जेन्युइनली डायमंड्स हैं। सेम कार्बन स्ट्रक्चर, सेम हार्डनेस, सेम स्पार्कल। कोई भी जेमोलॉजिस्ट बिना स्पेशल मशीन के फर्क नहीं बता सकता। लेकिन ये लैब में बनते हैं, वीक्स में। और प्राइस सुनोगे तो दंग रह जाओगे। 2020 में 1 कैरेट लैब ग्रोन डायमंड की प्राइस थी $3,410। 2024 में वही डायमंड $750 से $1,000। 78% प्राइस क्रैश सिर्फ 4 सालों में। और नेचुरल डायमंड 2011 के पीक से 60% नीचे आ चुका है। 2024 में अमेरिका में 45% एंगेजमेंट रिंग्स में लैब ग्रोन डायमंड्स थे। ऑलमोस्ट आधी शादियां लैब डायमंड्स। और डी बियर्स रोज 12 करोड़ रुपए का लॉस खा रहा है हर दिन। कंपनी की वैल्यूएशन $9.1 बिलियन से गिर के 2.3 बिलियन आ गई। एंग्लो अमेरिकन, डी बियर्स की पेरेंट कंपनी, ने डिसाइड किया है कि डी बियर्स को बेचना है। 100 साल से दुनिया को बेवकूफ बनाने वाली कंपनी आज खुद बिक रही है। और अब लास्ट ट्विस्ट, जो सबसे बड़ा है। जब लैब ग्रोन डायमंड्स आए, डी बियर्स ने क्या किया? पहले इन्हें फेक कहा, बड़े बड़े कैंपेन्स चलाए, रियल इज रेयर, रियल इज अ डायमंड। बोले कि लैब ग्रोन में कोई सोल नहीं, इमोशनल वैल्यू नहीं। फिर 2018 में खुद लाइट बॉक्स नाम का लैब ग्रोन ब्रांड लॉन्च कर दिया, कॉम्पिटिटर्स को क्रश करने के लिए मार्केट में फ्लडिंग करके खुद लैब में डायमंड्स बनाने लगे। और फिर 2025 में लाइट बॉक्स बंद कर दिया, क्योंकि मार्केट उनके हाथ से पूरी तरह निकल चुकी थी। वो कंपनी जिसने 150 साल तक कहा कि डायमंड्स आर रेयर, डायमंड्स आर फॉरएवर, वो खुद लैब में डायमंड्स बना रही थी, और फिर वो भी बंद हो गया। जिस झूठ पर एक पूरा एम्पायर खड़ा था, आज वो झूठ सबके सामने नंगा है। तो यार एक सेकंड रुको, एक बार पूरी कहानी दोबारा देखते हैं। एक कार्बन क्रिस्टल जियोलॉजिकली बहुत कॉमन,
एक ब्रिटिश इंपीरियलिस्ट ने उसे खरीद लिया, अफ्रीकन लोगों को जमीन से उजाड़ा, हॉलीवुड को फ्री डायमंड्स देकर अपना स्क्रिप्ट लिखवाया, मैरिलिन मनरो से बोरोड डायमंड्स पहनवाए, 4 वर्ड्स लिखवाए जो पूरी दुनिया का कल्चर बदल दें, जापान की सेंचुरीज पुरानी ट्रेडिशन को 14 सालों में रिप्लेस कर दिया, इंडिया को टारगेट किया, और फिर जब सच सामने आया वो कंपनी रोज करोड़ों का लॉस खा रही है। डायमंड में कोई स्कैरसिटी नहीं थी, सिर्फ एक बहुत केयरफुली इंजीनियर्ड स्टोरी थी। हॉलीवुड में एक्ट की गई, एडवर्टाइजिंग में रिपीट की गई और फिर कल्चर में इंस्टॉल हो गई, इतनी डीपली कि लोगों ने कभी क्वेश्चन ही नहीं किया। अब आप जानते हैं। अब आप डिसाइड करो और एक काम करो, ये वीडियो उन्हें शेयर करो जो रिसेंटली एंगेजमेंट रिंग खरीदने की सोच रहे हैं या जो डायमंड को इन्वेस्टमेंट समझते हैं। उन्हें ये फैक्ट्स जानने का हक है क्योंकि उनका पैसा उनका है। कमेंट में बताओ, क्या ये वीडियो देखने के बाद आपका ओपिनियन बदला? क्या आप अब भी नेचुरल डायमंड खरीदेंगे या लैब ग्रोन या कुछ और? मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और ऐसी कहानी के साथ जो मेन स्ट्रीम मीडिया ने कभी नहीं बताई। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड कमेंट।